बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प एकेडमी बाय अभिषेक में। आज हमारा क्लास 9 का लेसन 3 का लेक्चर 2 है। बच्चों, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पहले देखेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं अ मिलिट्री एक्सपेंडिशन टेक अप विथ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। Operation Blue Star was an operation undertaken to evict the terrorist hiding in the Golden Temple. एक खास मकसद या लक्ष्य पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सेना द्वारा जो एक फौजी सफर या मिशन शुरू किया जाता है उसे ऑपरेशन यानी कि सैन्य अभियान कहा जाता है। ठीक इसी तरह स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे आतंकियों को बाहर निकालने, एविक्ट द टेररिस्ट हाइडिंग इन द गोल्डन टेम्पल के लिए जो मिशन चलाया गया था उसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे इश्यूज कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि उत्तर पूर्व भारत की चुनौतियाँ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 8 स्टेट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। हमारे उत्तर पूर्व भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुल मिलाकर 8 स्टेट यानी कि राज्य शामिल हैं, जिनका नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, इन 8 स्टेट को इतिहास में 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर सिक्किम भी कहा जाता है। मतलब बच्चों, ये हमारे इंडिया का वो सुंदर कोना है जहाँ बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल एंड बहुत ही प्यारे लोग रहते हैं। International border of India touch each of the state to varying extent. These states are different with respect to ethnicity, language and cultural diversity. हमारे देश इंडिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी जो दूसरे देश के बॉर्डर हैं, वो इन सभी स्टेट को थोड़े बहुत कम या ज़्यादा लेवल पर टच करते हैं। ये सभी 8 स्टेट अपनी जाति, नस्ल यानी कि इथनिसिटी, अलग अलग भाषाएं यानी कि लैंग्वेज एंड सांस्कृतिक विविधताओं यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी के मामले में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। बच्चों, आपको एग्जाम्पल में जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमारे संकल्प एकेडमी की एक ही क्लास में अलग अलग राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं। कोई मराठी बोलता है तो कोई हिंदी, सबका खान पान अलग होता है। ठीक वैसे ही इन 8 स्टेट की अपनी खुद की बोलियाँ, अपने त्यौहार एंड सुंदर डांस फॉर्म जैसे आसाम का बिहू डांस होते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग एंड अनोखे हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टुक द लीड इन ब्रिंगिंग द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरियाज इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री। आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाली जनजातियां यानी कि ट्राइब्स को हमारे देश की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री में जोड़ने के लिए सबसे आगे आकर कमान संभाली थी, यानी टूक द लीड। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, सोचो बच्चों, जैसे क्लास में अगर कोई नया बच्चा बहुत शर्मीला हो एंड कोने में अकेले बैठता हो तो टीचर खुद आगे आकर उसका हाथ पकड़ती हैं एंड बाकी बच्चों से दोस्ती करवाती हैं, जैसे मैं आपको क्लास में भी कराता हूँ ना बच्चों, वैसा। ठीक वैसे ही नेहरू जी ने इस जंगलों एंड पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी भाई बहनों को देश के विकास से जोड़ने के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इन 1954 ही फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA एरिया कंप्राइजिंग ऑफ द टेररिस्ट ऑन द साइनो इंडिया बॉर्डर एंड द ट्राइबल एरियाज टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ आसाम। साल 1954 में नेहरू जी ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA नाम का एक स्पेशल क्षेत्र बनाया। इस NEFA इलाके के अंदर भारत चीन बॉर्डर यानी कि साइनो इंडिया बॉर्डर की जमीनें एंड असम के उत्तर में रहने वाले आदिवासी इलाके यानी कि ट्राइब्स एरिया टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ असम शामिल किए गए थे। नेहरू टुक द पोजीशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स इन दिस पार्ट वाइल preserving their culture. Special provision have been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution. नेहरू जी का ये पक्का मानना था, यानी कि टुक द पोजीशन,
कि इन इलाकों में रहने वाले सैकड़ों आदिवासियों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनकी पुरानी संस्कृति को भी पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए यानी कि प्रिजर्विंग देयर कल्चर। इस वजह से हमारे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन इलाकों के लिए कुछ खास एंड विशेष नियम यानी कि स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखें, सोचो बच्चों, नेहरू जी कितने समझदार थे। वे चाहते थे कि इन आदिवासियों के पास अच्छे स्कूल, अस्पताल एंड पक्के मकान तो आए, पर वे अपनी पुरानी परंपराएं, सुंदर कपड़े एंड जंगल की संस्कृति ना भूले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप मॉडर्न पढ़ाई भी करो, लेकिन अपने माता पिता के संस्कारी नियम भी कभी ना भूले। In 1965, the responsibility of administering the area was given to the Ministry of External Affairs. साल 1965 में इस पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके की देखरेख एंड प्रशासन संभालने की जो पूरी जिम्मेदारी थी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग दिस एरिया, वो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को सौंप दी गई थी। The Northeastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social sphere, interstate transport, electricity, flood control, etc. साल 1971 में एक कानून पास हुआ जिसका नाम था द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। इन कानून का काम था कि वह केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 8 स्टेट की आर्थिक एंड सामाजिक तरक्की यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल स्पीयर, राज्यों के बीच बस ट्रेन की सुविधा यानी कि इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड बाढ़ पर काबू पाने यानी कि फ्लड कंट्रोल जैसे सभी जरूरी एंड कॉमन मुद्दे पर सही सलाह यानी कि एडवाइस दे सके। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, ये बिल्कुल आपके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल कमेटी जैसा काम था। जैसे 4-5 क्लास मॉनिटर मिलकर एक टीम बनाते हैं एंड प्रिंसिपल मैम को बताते हैं कि स्कूल में पीने के पानी, साफ सफाई एंड स्पोर्ट के सामान की क्या ज़रूरत है। वैसे ही ये काउंसिल सरकार को बताती थी कि इन पहाड़ी राज्यों में बिजली, सड़क एंड बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या करना है। तो बच्चों अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा व्हाट इज ऑपरेशन, यानी कि किसी खास लक्ष्य पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए सेना द्वारा शुरू किया गया मिशन ऑपरेशन कहलाता है। जैसे स्वर्ण मंदिर के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। फिर बच्चों हमने 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखा, यानी कि उत्तर पूर्व भारत में कुल 8 राज्य हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिनके बॉर्डर दूसरे देशों से लगते हैं। फिर बच्चों हमने कल्चर वैरायटी देखा, यानी कि इन सभी 8 राज्यों की अपनी खुद की अलग जातियाँ, भाषाएं और बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। फिर आता है बच्चों NEFA फॉर्मेशन, यानी कि 1954 में नेहरू जी ने भारत चीन बॉर्डर के पास वाले आदिवासी इलाकों को मिलाकर NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया। फिर बच्चों हमने प्रिजर्विंग ट्राइब कल्चर देखा, यानी कि भारतीय संविधान की 6th शेड्यूल में इन आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए उनके विकास के लिए खास नियम यानी कि स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। फिर बच्चों हमने 1971 काउंसिल एक्ट देखा। 1971 के एक्ट के तहत एक काउंसिल बनाई गई जो केंद्र सरकार को इन राज्यों में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और बाढ़ कंट्रोल यानी कि फ्लड कंट्रोल जैसे कामों के लिए सलाह देती है। तो बच्चों अभी हम लोग देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ मिजोरम, यानी कि मिजोरम की कहानी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी हम लोग मिजोरम के बारे में देखेंगे। द ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव एन एंशिएंट हिस्ट्री। व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, द गवर्नमेंट गिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजो मेजोरिटी एरिया ऑफ द लुशाई हिल। मिजोरम यानी कि हमारे उत्तर पूर्व भारत नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जनजातियों यानी कि ट्राइब्स का इतिहास बहुत ही पुराना और प्राचीन यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री है। जब हमारा देश इंडिया आज़ाद हुआ तब हमारी सरकार ने लुशाई पहाड़ यानी कि लुशाई हिल्स
के उन इलाकों को जहां मिजो लोग ज़्यादा रहते थे। मिजो मेजॉरिटी एरियाज अपना लोकल कामकाज खुद संभालने की आज़ादी यानी कि प्रशासनिक स्वायत्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दे दी थी। तो बच्चों स्वायत्ता क्या होता है मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा, तो देखना बच्चों, ठीक है, यानी कि ऑटोनॉमी। तो बच्चों एग्जाम्पल में आपको बताओ, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे स्कूल में जब कोई नया ग्रुप बनता है तो क्लास की टीचर उन बच्चों को अपना कैप्टन चुनने एंड उन ग्रुप के छोटे मोटे फैसले खुद लेने की आज़ादी, ऑटोनॉमी दे देती है। ठीक वैसे ही आज़ादी भारत सरकार ने मिजो लोगों को लुशाई की पहाड़ियों में रहने के लिए दी थी। When the State Reorganization Commission was appointed in 1953, the expectation of the people in this area grew. मिजो लीडर स्टार्ट डिमांडिंग एन ऑटोनोमस मिजो प्रोविंस। जब साल 1953 में देश में नए राज्य बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई, तब इस इलाके के लोग की उम्मीद और इच्छा यानी कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वहाँ के मिजो लीडर ने सरकार से मांग करना शुरू कर दिया कि उन्हें एक अलग स्वायत्त मिजो प्रांत यानी कि ऑटोनोमस मिजो प्रोविंशन दिया जाए। तो बच्चों यहाँ पे स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस का मतलब होता है अपने नियम और काम खुद चलाने का अधिकार। तो यहाँ पे मिजो लोग क्या सोचे थे कि हमको भी थोड़े मतलब अपने जो डिसीजन है लेने को मिल जाए। ठीक है बच्चों, इसमें पूरा नहीं था कि हम पूरा ही ले डिसीजन अपने हिसाब से ले। ठीक है बच्चों, कुछ उनको भी चाहिए था। जैसे आपको मैं एग्जांपल में बताता हूँ, ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसे जब स्कूल में पता चलता है कि हर क्लास के बच्चे के लिए एक नया प्लेग्राउंड जोन बनाया जा रहा है, तो आपके मन की उम्मीदें यानी कि एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है कि अरे वाह, हमारे ग्रुप के लिए भी एक अलग से बड़ा जोन होना चाहिए। वैसे ही डिमांड मिजो लीडर्स कर रहे थे। In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. During this famine, Mizo leader Laldenga served the common people a lot. साल 1959 में मिजोरम के इलाके में बहुत ही भयंकर सूखा सीवियर ड्रॉट पड़ा। इस भयंकर अकाल और भूखमरी फेमाइन के मुश्किल समय में मिजो लोगों के एक बड़े लीडर यानी कि लाल डेंगा ने वहाँ के आम लोगों की बहुत ही ज़्यादा सेवा यानी कि सर्व द कॉमन पीपल लॉट की थी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में देखे बच्चों, सोचो बच्चों सूखा पड़ने से नदियों का पानी सूख गया, खाने को अनाज नहीं था। ऐसे में जब सब लोग परेशान थे तब लाल डेंगा नाम का एक इंसान मसीहा बनकर आया। उसने गांव-गांव जाकर भूखे लोगों को खाना खिलाया एंड बीमारों की मदद की, जिससे वो सबका बहुत प्यारा हीरो बन गया। In 1961, Lal Denga established an organization called Mizo National Front (MNF). He asked for Greater Mizoram, an independent nation carved out of Tripura, Manipur and Mizo majority areas from the Lushai Hills। साल 1961 में लाल डेंगा ने एक नया संगठन या ग्रुप बनाया जिसका नाम था मिजो नेशनल फ्रंट (MNF). उसने सरकार से एक बड़े मिजोरम यानी कि ग्रेटर मिजोरम की मांग की, जो त्रिपुरा, मणिपुर और लुशाई पहाड़ियों के मिजो इलाके को मिलाकर बनाया जाए और वो इंडिया से अलग एक बिल्कुल आज़ाद देश यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन हो। तो बच्चों एग्जाम्पल में देखें, यही कहानी में एक बड़ी मुश्किल आ गई बच्चों। लोगों की सेवा करते करते लाल डेंगा इतना बड़ा लीडर बन गया कि उसने अपनी एक अलग टीम MNF बना ली और फिर उसने मांग की कि हमें भारत का हिस्सा ही नहीं रहना, हमें इन सब इलाकों को जोड़कर अपना एक अलग नया देश बनाना है। In March 1966, Mizo National Front announced the emergency of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने ऐलान कर दिया कि अब से एक आज़ाद मिजोरम इंडिपेंडेंट मिजोरम का जन्म हो चुका है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस खतरनाक स्थिति को बहुत ही मजबूती के साथ संभाला यानी कि हैंडल द सिचुएशन फॉर्मली, और इस देश विरोधी विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया यानी कि सप्रेस द रेबेलियन।
एग्जाम्पल में समझे बच्चों। सोचो बच्चों, जब क्लास में कुछ बच्चे अचानक बगावत कर दे और कहे कि हम स्कूल के नियम नहीं मानेंगे, तो प्रिंसिपल मैम कड़क एक्शन लेती है ना। ठीक वैसे ही हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने आर्मी को आदेश दिया और देश को तोड़ने वाले इस विद्रोह रेबेलियन को मजबूती से शांत कर दिया। When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of Union Territories. जब साल 1972 में वहाँ के हालात बिल्कुल शांत हो गए, सिचुएशन काम डाउन, तब इस मिजो आबादी वाले इलाके को भारत सरकार द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यूटी का दर्जा स्टेटस दे दिया गया। एग्जाम्पल में समझे बच्चों, जैसे जब लड़ाई खत्म होने के बाद क्लास में शांति हो जाती है, तो मैम बच्चों को समझाने के लिए कहती हैं, चलो अभी तुम पूरी तरह आज़ाद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी देखरेख में मॉनिटर बन सकते हो। वैसे ही मिजोरम को सीधे दिल्ली की केंद्र सरकार के कंट्रोल वाला यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैड एन agreement with the Mizo National Front and Mizoram was given the status of full-fledged state. Lal Denga became the chief minister of the state. साल 1985 में हमारे नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ के साथ एक बहुत बड़ा शांति समझौता एग्रीमेंट किया। इसके बाद मिजोरम को वो भारत के एक पूरे और पक्के राज्य यानी कि फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिल गया और वही लाल डेंगा इस नए राज्य का सबसे पहला मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बना। एग्जाम्पल में समझे बच्चों। देखो बच्चों, शांति की ताकत कितनी बड़ी होती है। आपस की लड़ाई छोड़कर जब पीएम राजीव गांधी और लाल डेंगा ने हाथ मिलाया तो मिजोरम को भारत का एक सुंदर राज्य बना दिया गया और जो लाल डेंगा कभी देश से अलग होना चाहता था, उसने भारत के संविधान की कसम खाई और मिजोरम का पहला चीफ मिनिस्टर बनकर देश की सेवा की। तो बच्चों, अभी हमने जितना पढ़ा उसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं। पहला हमने देखा लुशाई हिल्स ऑटोनॉमी। आज़ादी के बाद सरकार ने लुशाई पहाड़ियों यानी कि लुशाई हिल्स के मिजो इलाकों को अपना लोकल काम संभालने की आज़ादी ऑटोनॉमी दी थी। फिर बच्चों हमने हीरो लाल डेंगा देखा, यानी कि 1959 में मिजोरम में पड़े भयंकर अकाल सेवियर ड्रॉट के समय लाल डेंगा ने आम लोगों की बहुत मदद की और बड़े लीडर बने। फिर बच्चों हमने एमएनएफ फॉर्मेशन देखा। 1961 में लाल डेंगा ने एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट बनाया और भारत से अलग होकर एक आज़ाद देश बनाने की मांग की। फिर बच्चों हमने फॉर्म एक्शन देखा। 1966 में जब एमएनएफ ने आज़ाद मिजोरम का ऐलान किया तो पीएम इंदिरा गांधी ने कड़क एक्शन लेकर इस विद्रोह को दबा दिया। फिर बच्चों हमने यूनियन टेरिटरी देखा। हालात बिल्कुल शांत काम डाउन होने पर 1972 में मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। फिर बच्चों हमने फुल फ्लेज स्टेट देखा। 1985 में पीएम राजीव गांधी और एमएनएफ के बीच शांति समझौता एग्रीमेंट हुआ, जिससे मिजोरम भारत का पूरा राज्य बना और लाल डेंगा वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।